सम नंबर 1, अ फैन इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 आरपीएम। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है F1, F1 है 90 आरपीएम, करेक्ट है। इसको हमको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आरपीएम को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60। इट इज़ स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी 0 या फाइनल स्पीड 0। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशंस, मतलब वो 21 टाइम्स ऑलरेडी घूम चुकी है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 21 है, करेक्ट। कैलकुलेट द टाइम टेकन, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अज्यूमिंग फ्रिक्शनल टॉर्क टू बी कांस्टेंट। टॉर्क कांस्टेंट होगा तो अल्फा कांस्टेंट होगा, अल्फा विल बी कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जैसे फोर्स के लिए आपको जैसे कि फोर्स कांस्टेंट तो लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट F इक्वल टू ma, वैसे टॉर्क कांस्टेंट होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो लोग कहना क्या चाहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं डेटा लिख देता हूँ, तो ये शायद डेटा है कि F1 90 आरपीएम है। देखो मैंने इसको डिवाइड बाय 60 करके हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया, और F2 0 है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 21 है, और टाइम पूछा हुआ है। देखो अगर F1 पता है तो ओमेगा 1 पता है, क्योंकि ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई F1। अगर F2 पता है तो ओमेगा 2 0 हो गया, क्योंकि ओमेगा 2 इज 2 पाई F2। अगर n पता है तो थीटा पता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो आपको इस हिसाब से इस क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये सारे फॉर्मूलाज लेक्चर नंबर 2 में लिखाए हैं मैंने। तो F1 दिया हुआ है तो ओमेगा 1 पता है, क्योंकि ओमेगा 1 2 पाई F1। F2 पता है तो ओमेगा 2 पता है, n पता है तो थीटा पता है, और टाइम पूछा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और थीटा को कनेक्ट करे टाइम के साथ? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, राइट। ये हमारा फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो देखो ये फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, करेक्ट। अब बस अब क्या, सब्सटीट्यूट करो और सॉल्व करो। सब्सटीट्यूशन थोड़ी मैं सिखाने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, आप वीडियो पॉज करके देख लेना ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। ये देखो हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास इज to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 मीटर। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया हो कि वेल ऑफ डेथ का क्वेश्चन है। तो वेल ऑफ डेथ हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, राइट। लेक्चर नंबर 3 के एकदम स्टार्टिंग में ही वेल ऑफ डेथ पढ़ाया था आपको। तो और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4, मिनिमम स्पीड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। V मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, सीधा फॉर्मूला है, इसमें कोई डिस्कशन और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि V मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेट अवे रूट ऑफ आर जी बाई म्यू एस। आपके पास R दिया हुआ है 4 मीटर, राइट, रेडियस दिया हुआ है, आपको म्यू एस दिया हुआ है डायरेक्ट। तो बस आप सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकालो। तो V का आंसर देखो, V का आंसर बस सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लो, तो V 10 आ गया। अब आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी पूछा है। तो V को आप क्या लिखोगे, V को लिखोगे R ओमेगा, और ओमेगा को लिखोगे 2 पाई एफ। सो V इज इक्वल टू R ओमेगा, और ओमेगा को लिख लो 2 पाई एफ, आपका काम हो जाएगा। तो देखो V को लिखा हुआ है R ओमेगा, ओमेगा को लिखा है 2 पाई एफ। तो हम V भी जानते हैं, V अभी अभी निकाला, R पहले से दिया हुआ था, सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट सम थर्ड, अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ आपको। बैंक्ड एट ए बैंकिंग एंगल दिया है थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5। तो आप देखो अगर थीटा tan इनवर्स ऑफ 0.5 है तो tan थीटा 0.5 होगा। थीटा अगर tan इनवर्स ऑफ 0.5 है तो tan थीटा 0.5। ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है 0.2, राइट। अब पूछा क्या है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड विद 10% मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम स्पीड मतलब मैं गाड़ी मैक्सिमम 100 की स्पीड में चला सकता हूँ, राइट, तो भी मैं बोर्ड पे क्या लिखूँगा, उससे 10% कम लिखूँगा, मतलब मैं लिखूँगा 90। मतलब अगर मैं जानता हूँ कि गाड़ी मैक्सिमम 100 के स्पीड में चल सकती है तो भी मैं 10% कम लिखूँगा जानबूझ के, क्योंकि सेफ्टी लिमिट रखना है 10% के मार्जिन में। देखो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो मैं जानता हूँ कि गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 100 हो सकती है, फिर भी मैं लिखूँगा 90। सिमिलरली मिनिमम स्पीड अगर गाड़ी की हो सकती है 10, ओके, मिनिमम मतलब कम से कम स्पीड में आपको 10 के स्पीड में चलाना है गाड़ी, तो क्योंकि मुझे 10% की मार्जिन रखनी है तो मैं लिखूँगा कि
उससे 10% ज़्यादा वैल्यू रखूँगा, मतलब 11 लिखूँगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब ये हमको सेफ्टी, हमको स्पीड लिमिट लिखना है। हम जानते हैं कि कम, देखो अगर आपने गाड़ी बहुत स्लो चलाई तो आपकी गाड़ी रोड पे सेंटर की तरफ स्पीड होगी, बहुत फास्ट चलाई तो सेंटर से दूर की तरफ स्पीड होगी, बराबर है। तो आपको वो स्पीड निकालने हैं दोनों, बट एट द सेम टाइम आपको स्पीड लिमिट भी निकालने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हमने लेक्चर नंबर 2 में किया है, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड वाला। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देखो मिनिमम स्पीड था रूट ऑफ आर जी इन द ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, बराबर है। और अगर आप म्यू एस के जगह पे माइनस म्यू एस लिख दो तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अच्छी तरह याद रख लेना। अब यहाँ पे मुझे तो कुछ पढ़ाना नहीं है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये मिनिमम और मैक्सिमम। देखो पहले तो ये मिनिमम वाला देख लो, ये मिनिमम का फॉर्मूला है, राइट। इसमें आप वैल्यूज़ डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट है। तो आपको आंसर मिल गया। इसके बाद में ये ख़त्म नहीं हुआ सम, आपको देखो 10% का मार्जिन रखना है। मतलब आप जानते हो कि आप कम से कम कितने स्पीड में गाड़ी चलाना है, 5.196, मतलब ये मिनिमम है। तो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, 10% और ज़्यादा। मतलब जो अलाउेबल स्पीड है, जो अलाउ करोगे आप लोगों को स्पीड में गाड़ी चलाने को, वो इससे थोड़ा 10% ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम है तो इससे आपको 10% ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब वी मिनिमम प्लस 10% वी मिनिमम, वी मिनिमम प्लस 10% वी मिनिमम, राइट। अब 10% मतलब 10/100, 10/100 मतलब 0.1, करेक्ट है। तो बस सब्सटीट्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो इसमें क्या मेहनत है, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर है। अब मैक्सिमम वाले में आप जानते हो कि यहाँ बीच में प्लस आएगा, tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। मुझे तो इसमें कुछ सिखाना ही नहीं है, आप खाली बस ये सब्सटीट्यूट वाला सम है। सो यू जस्ट सब्सटीट्यूट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, राइट। तो ये आपका आंसर है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ये मैक्सिमम है तो आपको इससे 10% कम रखना पड़ेगा। मतलब जो आप स्पीड अलाउ करोगे वो क्या होगा, वी मैक्स माइनस 10% वी मैक्स। तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, वी मैक्स माइनस 10% वी मैक्स, करेक्ट। अब हम लोग फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। अ मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, ओके, एट द टॉप। ये आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, मैं आपको एकदम आराम से समझा देता हूँ। पूछा क्या है देखो इसमें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी पूछा है। मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, आपको ये 2.1 दिया, ये 1.5 दिया है, ये एंगल थीटा दिया है। मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा, आप क्वेश्चन खुद पढ़ लेना, राइट, क्या पूछा है एंड ऑल दैट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा और काम का बहुत कम चीज़ है इसमें। इसमें देखो, अब मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। ये थीटा 37 दिया, आप याद रखना, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखो इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ, x, देखो मेरा रेडियस कितना होगा सर्कल का, ये जो मेरा, एक मिनट आऊँ, देखो ये जो मेरा सर्कल का रेडियस है फॉर एग्जांपल, ये होगा 2.1 प्लस x। और x में कैसे निकालूंगा, देखो ये 37 में जानता हूँ, ये 1.5 है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू x बाई 1.5। और साइन 37 में जानता हूँ, राइट, साइन 37 इज x बाई 1.5, x इज इक्वल टू 1.5 है साइन 37। और कुछ बच्चे जो साइन 37 ये सब नहीं जानते ना, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको साइन 37, जैसे आपने बचपन में 30 साइन 30 कॉस 30 साइन 45, वैसे आपको 37 और 53 का भी याद रखना पड़ेगा। और बहुत आसान है। देखो अगर आप एक ट्रायंगल याद रखो, मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक बीच में ट्रायंगल बना दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो ये हमको रेडियस मिल गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज 2.1 प्लस 1.5 साइन 37, राइट। अच्छा, तो ये रेडियस तो हमको मिल गया। अब मैं वो डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूँ तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मास है, ये एक मास है, जैसे एक छोटा सा घोड़ा जैसा बनाया हुआ है, राइट, उस पर कोई बैठा होगा, वो मास है वहाँ पे। और अब हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। देखो तो ये mg है, करेक्ट है, ये mg है, और ये टेंशन है। टेंशन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये 37 तो ये 37, तो ये t cos 37 और ये t sin 37। अब आप डायग्राम देखो तो ये लगभग कोनिकल पेंडुलम जैसा ही दिख रहा है आपको, मतलब ऑफ कोर्स कोनिकल पेंडुलम एग्जैक्टली नहीं है बट ऑलमोस्ट। तो ये t cos 37 इक्वल टू mg आएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा t sin 37। तो मैं लिख देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ mr ओमेगा स्क्वायर लिखा मैंने ओमेगा क्यों लिखा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप बोलोगे सर आपने mv स्क्वायर बाय r क्यों नहीं लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए और ओमेगा इज़ 2πf, तो इसलिए मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को mr ओमेगा स्क्वायर लिखा। मैं तो mr सेंट्रीपिटल फोर्स का 3 फॉर्मूला है, कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो
ये टी साइन 37 है जो अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और टी कॉस 37 इक्वल टू एम जी। मैं नेक्स्ट पेज में फिर एक बार लिख देता हूँ, करेक्ट। और आप देखो मैं एक ट्रायंगल बना के आपको समझा देता हूँ। आप ये ट्रायंगल याद रखना, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 सबसे छोटा साइड है तो उसके सामने वाला एंगल जो है वो भी सबसे छोटा है, वो 37 है। 4 के सामने वाला एंगल 53 है और 5 के सामने वाला एंगल 90 हाइपोटेनस है, करेक्ट। तो अगर आपने ये ट्रायंगल बाय हार्ट कर लिया तो आप साइन 37 कॉस 37 बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मतलब चाहे गवर्नमेंट बुक उसकी वैल्यू दे या ना दे, आपको याद रखना है इसको, राइट। तो अब देखो मैं डिवाइड कर लेता हूँ दोनों को। अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे tan 37 कितना आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। आर मैंने पहले से ही निकाल लिया था, ओमेगा को मैं 2πf लिख लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो आप कैलकुलेशन देख लेना। आप देखो ओमेगा को मैंने 2πf लिखा और स्क्वायर कर लिया। अब मुझे तो f ही चाहिए सिर्फ, करेक्ट है। तो सब तो नोन है, सिर्फ f अननोन है, तो बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाए। अब कैलकुलेशन आप आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना। तो f का आंसर आएगा 0.25 हर्ट्ज़। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, ये हम पढ़ेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल मतलब आधा, ये पूरे कोन, ये जो पूरा कोन है इसका आधा एंगल, राइट। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल इज 37 डिग्रीज। देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। फनल के अंदर एक बॉल रखा हुआ है। ऑन रोटेटिंग द फनल द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2। मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना है, 2, करेक्ट है। कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल। ब्रिम मतलब ये वाले, ये जो है इसका रेडियस निकालना है, जो लास्ट वाला सेक्शन है उसका रेडियस निकालना है। बेस का मतलब हमको निकालना है रेडियस। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन, हाउ मच इज इट लोअर और अपर। चलो देखते हैं, गिव लॉजिकल रीजनिंग। चलो पहले तो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम और सब डेटा वगैरह लिख देता हूँ। देखो तो याद रखना, ये थीटा दिया है 37 डिग्री और यहाँ पे एक मास दिया हुआ है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं। तो इस पर कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो mg एक्ट करेगा, और ये देखो ये ऐसे घूम रहा है। जब फनल घूमेगा तो ये सर में ले लिया है, राइट। कोई भी एक पोजीशन पे मैंने बना लिया इसको। अब आप ध्यान से सुनना, इस पर और एक फोर्स एक्ट करेगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस समय थ्रेड वेट तो कुछ है नहीं, तो ये सरफेस जो है कोन का इस पर नॉर्मल रिएक्शन देगा, और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। तो आप देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। हाँ, ये थीटा तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। देखो आपको इतनी छोटी मोटी ज्योमेट्री तो आती होगी। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब मैं इनको रिजॉल्व कर लेता हूँ तो उसके 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन कॉस थीटा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है। तो एन कॉस थीटा अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको डायग्राम, करेक्ट है। तो एन कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है, एन साइन थीटा एम जी है, और हमको वी मैक्स दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिवाइड कर लेता हूँ दोनों को। तो मुझे वी मैक्स अगर मालूम है, मैक्सिमम स्पीड मालूम है, तो ऑफकोर्स मुझे आर मैक्स भी मालूम है, क्योंकि आर डिपेंड करता है वी पे। वी मैक्सिमम होगा जब आर मैक्सिमम होगा, क्योंकि बाकी सब टर्म्स तो कांस्टेंट है। तो वी मैक्स कितना है, 2, तो आर मैक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 डाल लेते हैं तो आर मैक्स निकल जाएगा। तो आर मैक्स का आंसर आता है 0.3। ठीक है, आर मैक्स मतलब ये वाला जो रेडियस है मुझे मिल गया, आर मैक्स 0.3, करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो आप ध्यान से सुनना फ्रीक्वेंसी के बारे में। पहले तो फ्रीक्वेंसी आएगा कहाँ से, फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, वी को वही आर ओमेगा वैसे सब लिखेंगे, करेक्ट। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा को 2πf लिख लेते हैं तो f मिल गया। देखो अब क्या होता है, देखो सी आर v तो मैक्सिमम हमने निकाल ली, v मैक्सिमम हमको मालूम है। जरा रेडियस और फ्रीक्वेंसी को देखो। इस फनल का मिनिमम रेडियस क्या हो सकता है, अगर हम नीचे नीचे जाए फनल में तो रेडियस कम होता जाएगा, मिनिमम रेडियस 0। तो अगर r मिनिमम होगा तो तो 0 होगा, तो f तो इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी मतलब
कोई अपर लिमिट तो है नहीं वो, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का कोई अपर लिमिट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन आर की मिनिमम वैल्यू भले 0 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है और मैक्सिमम वैल्यू है 0.3। तो अगर आर की वैल्यू होगी 0.3 तो फ्रीक्वेंसी की आर की वैल्यू होगी मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट तो है, तो आर की मैं मैक्सिमम देखो, अगर आर टेंड्स टू 0 हो गया मतलब आर मिनिमम ले लिया तो फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आर मैक्सिमम होगा मतलब 0.3 होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो कुछ ऐसा। तो अब वो एफ मिनिमम निकाल लेते हैं। देखो इधर मैंने इसी पेज पे निकाल लिया है, एफ मिनिमम विल बी v/2 आर मैक्सिमम। तो एफ मिनिमम का आंसर आ गया। तो दस देयर इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट अपर लिमिट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। अब लास्ट सम करते हैं। ओके देखो अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम। तो ये हमको स्टोन का मास दिया हुआ है, दिस इज m is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and whirled along vertical circles. Speed of the stone is 8। तो हमको ये स्पीड दिया हुआ है 8, कहाँ पे 8 पता नहीं, हाँ दिया हुआ है, शायद कंडीशन दिया हुआ है। When the centripetal force is equal to टेंशन, मतलब स्पीड 8 कब है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन इक्वल है। हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेट थीटा इक्वल टू 0 एट द लोअर मोस्ट पोजिशन। तो वो तो हम वैसे भी थीटा 0 लोअर मोस्ट पोजिशन पे ही मानते हैं। डिटरमाइन द एंगुलर पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। मतलब ये क्वेश्चन दो पार्ट में करेंगे। उन्होंने हमको स्पीड दिया है 8, कब दिया है स्पीड 8, जब टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है। और वो यूज़ करके हमको के ई मैक्स और के ई मिनिमम निकालना है। फिर वो लोग वापस आगे जाके क्या बोलते हैं कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे टेंशन और वेट इक्वल होंगे। बस आप दिमाग में रखना, आप चालू करते हैं। पहले तो पहला वाला पार्ट करते हैं, राइट। तो ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सम है, राइट। ये देखो, ये वर्टिकल सर्कल बना लेता हूँ, इसको मैं बोलूँगा टॉप, ये होगा मिड पॉइंट और थीटा 0 मतलब लोएस्ट होगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आप लेक्चर नंबर 3 आपने अच्छे से देखा है तो फॉर्मूला है टेंशन इन एनी पॉइंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mg cos थीटा प्लस mv²/r, और mv²/r को मैं लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, उन लोगों ने बोला है कि स्पीड 8 कब है 8, जब टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो गए तो दोनों कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल होंगे तो होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, जस्ट अ सेकेंड। अगर टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो गए तो कैंसिल हो गए, तो mg cos थीटा 0 और mg cos थीटा 0 तो थीटा cos थीटा 0 और cos थीटा 0 तो थीटा 90। मतलब मैंने ये पता लगा लिया कि ऐसा किस जगह पे होगा। तो मुझे ये पता चला कि ये जो 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है वो मिड पॉइंट वाला स्पीड है, क्योंकि मिड पॉइंट पे ही ऐसा होता है कि टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट है। मिड पॉइंट पे टेंशन और देखो मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या किया, मैंने टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल मान लिया तो कैंसिल हो गए दोनों, तो cos थीटा 0 आ गया तो थीटा 90, करेक्ट है। मतलब मैं कौन से पोजीशन पे हूँ, मिड पॉइंट मतलब ये जो स्पीड है वो मिड पॉइंट वाला स्पीड है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये पता चल गया कि ये जो स्पीड था वो 8 मीटर पर सेकेंड वो vm था, vm मतलब स्पीड एट मिड पॉइंट। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको के ई मैक्स और के ई मिन चाहिए ना। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे स्पीड मिनिमम है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो ये हमारा रेफरेंस लाइन है जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे और सारे हाइट्स हम यहीं से मेजर करेंगे। तो m का हाइट होगा r और h का हाइट होगा 2r और l का तो 0 होगा हाइट। अब करना कुछ है ही नहीं, बहुत आसान हो गया। आप एक काम करो, आप बोलो कि टोटल एनर्जी एट m इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट h, तो आपको काइनेटिक एनर्जी एट h मिल जाएगी। और फिर अगली बार आप बोल देना कि टोटल एनर्जी एट m इक्वल टू टोटल एनर्जी एट l, तो आपको l पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो देखो पहले मैं लिखूंगा कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन l एंड m, तो l और m के बीच में लगेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट l प्लस
potential energy at L will be equal to kinetic energy at M plus potential energy at M. M हाइट कितने पे है, R पे, तो mgr होगा पोटेंशियल एनर्जी, और याद रखना L पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मुझे Ke max मिल गया। अब सिमिलरली अगर मैंने ऐसे किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन H एंड M, H और M के बीच में, तो H का हाइट 2r है, M का हाइट r है, और यहाँ पे देखो तो क्या लिखूँगा, काइनेटिक एनर्जी एट H मतलब लोएस्ट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो Ke मिनिमम प्लस mg इंटू 2r इक्वल टू हाफ mvm² प्लस mgr। vm मुझे 8 पहले से पता था और रेडियस ऑफ द सर्कल भी दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो गया। तो मैंने Ke max और Ke min निकाल लिया, ये पार्ट तो ख़त्म हुई। अब उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा पोजीशन है थीटा इक्वल टू हाउ मच, जहाँ पे क्या बोला था उन लोगों ने, वेट इज़ इक्वल टू टेंशन, वेट इज़ इक्वल टू टेंशन, राइट। एक मिनट देख लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होगा, हाँ, वेट इज़ इक्वल टू टेंशन, वो कौन से एंगल है जहाँ पे वेट इज़ इक्वल टू टेंशन होगा, तो देखते हैं, रुको एक सेकेंड, तो आगे बढ़ते हैं। सी, अब हम फिर वहीं से शुरू करते हैं। देखो वापस से एक बार सब डायग्राम बनाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट P है, P ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो एंगल थीटा पे है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेट इज़ इक्वल टू टेंशन, mg इज़ इक्वल टू टेंशन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे, राइट। तो मुझे थीटा ढूंढना है कि थीटा कितना। तो पहले तो हम जानते हैं कि टेंशन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला व्हाट, लेट अस अज्यूम T इक्वल टू mg एट विच पॉइंट, एट पॉइंट P एट पोजीशन थीटा, मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि T इक्वल टू mg है, और टेंशन का फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला है, रुको एक मिनट, mg cos थीटा प्लस mv² बाय r। अब ये v कहाँ पे होगा, इस पॉइंट P पे v होगा, जो पता नहीं कितना है, मैं नहीं जानता, राइट। सो टेंशन इन एनी स्ट्रिंग एट एनी पोजिशन इज T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² बाय r, वेयर v इज द स्पीड एट विच पॉइंट P। अब ध्यान से सुनना आप, ये H मैं पहले से ही निकाल लेता हूँ। देखो ये OM जो है, OM बाय ट्रिग्नोमेट्री OM विल बी r cos थीटा, और ये OL जो है पूरा लेंथ वो r है, तो हाइट कितना होगा, हाइट होगा r माइनस OM, r माइनस OM मतलब r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब मैंने इस पॉइंट पे हाइट जान लिया कितना है। अब मैं L पे और P पे क्या लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी एट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P, टोटल एनर्जी एट L। अच्छा, उसके भी पहले ये T इक्वल टू mg है ना, तो मैं T के जगह पे mg लिख के सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या आता है। तो मैंने T के जगह पे mg लिख के सॉल्व किया, तो मुझे ये आंसर आया, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, तो ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे और एक बात पता है, मुझे ये पता है कि अपना, हाँ, ये P और L के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करना है, दैट इज़ टोटल एनर्जी एट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P। हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और h मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, देखो यहाँ पे, राइट। तो अब मैं सारे सब्सटीट्यूट करूँगा वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे पहुँचा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं, मेरा सिचुएशन है हाफ mrg 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mrg 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3/2 mrg कॉस थीटा आएगा, राइट। तो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा क्या आएगा, 2/3 mrg, यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 2/3 mrg। अब मैं mrg सब जानता हूँ, तो मैंने सब्सटीट्यूट किया। फिर एक बहुत अजीब कुछ हुआ इसमें, मुझे कॉस थीटा का आंसर नेगेटिव आया। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने इस माइनस साइन को यहाँ ले लिया। अब माइनस का मैं क्या करूँ, तो मुझे पता है कि cos 180 माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा, तो मैंने माइनस कॉस थीटा के जगह पे लिख लिया cos 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस इन्वर्स ऑफ 0.852, और कॉस इन्वर्स मैंने लॉग बुक से निकाला, तो मुझे आंसर आया इतना 31 डिग्री 34 मिनट्स। ये 180 माइनस थीटा है, तो मैंने थीटा निकाल लिया मैंने 148 डिग्री 26 मिनट्स, राइट। सो थोड़े से टफ थे। ये सॉल्व्ड भी है बुक में, फिर भी आप शायद समझ नहीं पाओगे, गवर्नमेंट बुक में सॉल्व्ड है ऑलरेडी, राइट। इसलिए मैंने इसको दोबारा सॉल्व किया। सॉल्व करने का मेन रीज़न ये था, पहले से ही सॉल्व करके रखा था ताकि हमारा टाइम बचे, नहीं तो हम इतना लिखते तो हमारा बहुत बड़ा वीडियो बनता, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।